जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, कोई दिक्कत? स्टार्ट करें। ज्योग्राफी क्लास 7th चैप्टर 1 पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी जानते ही हम लोग उसके बारे में समझते हैं। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ऊपर से ठंडी, कठोर, ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या आपने कभी सोचा कि यह अंदर कैसी है? मन में कभी सोचा ही होगा अंदर से कैसी है, तोड़ के देखें। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, उसमें से एक हमारी पृथ्वी भी है। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल के कणों से बनी आग के दहकते हुए गोले के समान थी। करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा के फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। हॉटम हॉट है पृथ्वी, अंदर से आइए करके देखें। गोरसी में कुछ उपले या कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट बाद सलाई निकालकर अनुभव कीजिए, आपको सलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग के अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। क्या आप जानते हैं, बॉक्स के अंदर देखिए, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो असंभव है, पृथ्वी के केंद्र पर पहुंचना लगभग असंभव है। आपको समुद्र की सतह से 6371 मतलब 6371 किलोमीटर की गहराई तक खोदना पड़ेगा। इतना अंदर खोद करके तब पृथ्वी के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ बीचों बीच पृथ्वी पे ऐसे खोद के ऐसे सुरंग बनानी हो तो यहाँ बीच के पोजीशन में जाने के लिए हमें इतना अंदर खोदना पड़ेगा, 6371 किलोमीटर। चर्चा कीजिए, अगर पृथ्वी ठंडी न होती तो क्या होता? पृथ्वी ठंडी अगर न होती तो गर्म ही रहती, हम लोग जीवन में उस पर नहीं जी पाते। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। किससे की जा सकती है? प्याज में क्या होता है कि छिलके पे छिलका पे छिलका पे छिलका, ऊपर का छिलका निकाल के कटम पिट खा लेते हैं, काट खा लेते हैं ना। हाय बेटा, पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। यदि पृथ्वी को मध्य से आर पार काटें तो चित्र 1.1 जैसी दिखाई देखो। भूपरपट्टी, फिर ऊपरी मंडल, निचला मंडल, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, और यही है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कितने किलोमीटर तक दिया है? भूपरपट्टी 35, फिर 35 से 700 ऊपरी मेंटल, फिर निचला मेंटल 700 से 2900, दिख रहा है ना सब। फिर 5150 की ग्राफ बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड, फिर उसके नीचे 5100 से 6300, फिर 6371 किलोमीटर तक चले जाएंगे तो एकदम मध्य में चले जाएंगे, बीचों बीच। अगला पेज। आइए जाने कैसी है पृथ्वी की आंतरिक परतें। बीच बीच में आप लोग बोलते हैं ना तो लगता है कि हाँ जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं तो ऐसे लगता है कि सो है। आप लोग को भी ऐसा लगता है? हाँ लगता है। अरे गजब बेटा। चलिए, आपने देखा कि हमारी पृथ्वी अंदर से 3 परतों में विभाजित है। कौन कौन सी 3 परतें? भूपर मेंटल क्रोड, भूपरपट्टी, मेंटल क्रोड। अब भूपरपट्टी क्या होती है? अर्थ क्रस्ट किसको कहते हैं ये समझते हैं। पृथ्वी के ऊपरी सतह, मतलब कि पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यह पृथ्वी की सबसे पतली ठोस परत है। सबसे पतली ठोस परत
क्या है? भूपर्पटी है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है, जबकि महाद्वीपों की भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। इन पर्वतों के नीचे तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी है। चट्टानें और मिट्टियां इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती हैं। सिलिका एल्यूमिनिया पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल कहते हैं। सियाल, सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनिया, इसलिए इसको सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सियाल। अब दूसरा हम पढ़ते हैं मेंटल। भूपर्पटी के नीचे एक बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं, जो कि लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कितने गहराई तक? 2900। मेंटल में चट्टानें पिघली अवस्था में पाई जाती हैं। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई हैं, जिससे इसके खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो डिस्कंटिन्यूटी, असातत्य भी कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल मतलब एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। कौन सा स्फीयर कहलाता है? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है। इसका विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत यही दुर्बलता मंडल, ये मतलब एस्थेनोस्फीयर ही होता है। मेंटल का ऊपरी 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल कहलाता है तथा शेष निचला भाग निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर मेंटल में क्या पाया जाता है? भूपर्पटी जो परत थी, भूपर्पटी पे क्या था? सियाल था। सिलिका और एल्यूमिनियम, सी और एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे क्या है? सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलाकर स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर कहलाते हैं। इसकी मोटाई कितनी होती है? 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। अरे भाई साहब ऐसे करोगे। अब तीसरा है क्रोड। क्या है? कोर जिसको कहते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है? क्रोड, कोर हिस्सा। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। क्रोड परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है। अब देखो 3 भाग में हमने पहले डिवाइड किया। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या है? भूपर्पटी। फिर बीच में मेंटल आया, मेंटल ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल। फिर तीसरा भाग आया क्रोड। क्रोड को 2 भागों में डिवाइड किया, ऊपरी क्रोड और फिर आंतरिक क्रोड। तो ऊपरी क्रोड हमारा लिक्विड फॉर्म में है, तरल अवस्था में है, और आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः लोहे और निकिल से बना हुआ है। निकिल एक ही बात है ना, तो तुम याद रख लो, लोहे और निकिल से बना है। भारी धातुओं जैसे निकिल और लोहे से बनी होने के कारण इस परत को नीफे कहा जाता है। सियाल सबसे पहला था, सिलिका एल्यूमिनियम, फिर आया सीमा, सियाल मैग्नीशियम, फिर अब आया है नीफे। नीफे क्या है? निकल लोहे, फेरस मतलब लोहा होता है, लोहे से मार मार के निकल को तोड़ दो, निकिता भी कहा जाता है। अब देखो सेल कैसे बनती है। ये बीच में बॉक्स में क्या लिथोस्फीयर पढ़ लिया हमने। बॉक्स में जो चीजें दी रहती हैं वो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए वो अंडरलाइन करके याद कर लिया करो। लिथोस्फीयर का क्या डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक होता है, क्या कहते हैं, किन दो को मिलके बनता है। अब देखो रॉक्स, सेल, यही है ना। सेल या चट्टान खनिजों के मिश्रण से बना पदार्थ है। यह विभिन्न आकृतियों, आकारों और रंगों में पाई जाती हैं। ये पत्थर की तरह कठोर और मिट्टी व रेत की तरह मुलायम भी हो सकती
आपने देखा होगा कि घर पर आपकी माँ जिस सिलबट्टे का प्रयोग मसाला पीसने के लिए करते हैं वह पत्थर का बना होता है। किसके यहाँ पत्थर के बने सिलबट्टे हैं? हाथ खड़े करो भैया। हमारे यहाँ भी हैं। अरे वाह, सबके यहाँ है। अरे वाह, गुड। सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता है, वह पत्थर का होता है। किसका होता है? आप छोटी कक्षा में जिस स्लेट पर लिखते थे वह भी पत्थर की बनी होती है। आपके गांव में जिस भूमि पर खेती करते हैं ये सभी सैल या चट्टानों से अलग अलग प्रकार के हैं। आइए जाने कि सैल और चट्टानें कैसे बनती हैं। सोचिए, चट्टानें सबसे पहले कैसे बनी होंगी? कैसे बनी होंगी? निर्माण के आधार पर सैलें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3। अभी हमने पृथ्वी को भी 3 भागों में बांटा था। अब चट्टानों को भी कितने भाग में? सैल मतलब चट्टान, चट्टान को कितने भाग में बांट रहे हैं? 3 भाग में। निर्माण के आधार पर सैलें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। देखिए इनका तीनों प्रकार कौन कौन सा है? आग्नेय सैल, अवसादीय सैल और रूपांतरित सैल। सैल के प्रकार कौन कौन से हैं? आग्नेय सैल, अवसादी, रूपांतरित सैल। वेरी गुड बेटा। इग्नियस रॉक मतलब आग्नेय सैल, IGNEOUSROCKS मतलब इग्नियस रॉक्स मतलब आग्नेय सैल। आग्नेय लैटिन शब्द इग्नीस का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? इग्नीस। इग्नीस का मतलब होता है आग। इग्नीस मतलब आग। अब देखिए आग्नेय चित्र में देख लीजिए 1.2 में। देखिए आग्नेय सैलों के निर्माण की प्रक्रिया जानिए। चित्र में देखिए उड़ती हुई राख और धुआं जैसा पत्थर निकलता दिखाई पड़ रहा है। आग्नेय सैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों, देखो इधर से जमीन के अंदर से निकल रहा है ना धुआं, ये देखो मैग्मा, ग्रेनाइट, ये सब निकलता हुआ इधर से दिखाई दे रहा है। आग्नेय सैलों की रचना इन्हीं भूगर्भ से निकलने वाले तत्वों और तरल पदार्थों के ठंडा होकर जमने के फलस्वरूप हुई है। ये तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों में गर्म एवं पिघले हुए रूप में रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मैग्मा। बहुत अच्छा बेटा। जब यह मैग्मा पृथ्वी की धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। तब क्या कहलाता है? देखो मैग्मा और लावा एक ही चीज है। जब वो पृथ्वी की सतह पर आ गया तो लावा हो गया और अंदर रहा तो मैग्मा रहा। बहुत अच्छा, ठीक है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट आग्नेय सैल की प्रमुख उदाहरण है। ये चारों याद कर लो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और डायोराइट। जैसे सवाल ये पूछ सकता है आग्नेय सैल के उदाहरण बताइए, या 3-4 तरीके के ऐसे इनमें से कौन सा आग्नेय सैल नहीं है, ठीक है। या बोल दिया ग्रेनाइट किस प्रकार का है तो उसमें आग्नेय सैल, अवसादी सैल, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से 4 ऑप्शन बना देगा, ठीक है। पृथ्वी की भूपरपट्टी का 2/3 भाग आग्नेय सैलों से बना है। कितना भाग? 2/3। कितना भाग भाई? 2/3 भाग आग्नेय सैलों से बना हुआ है। सबसे ज्यादा मतलब आग्नेय सैल है। आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं? आग्नेय सैल को। किसको कहते हैं? क्योंकि इन्हीं चट्टानों से अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। आइए इनकी प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। आग्नेय सैल कठोर होती हैं तथा अतः इसका अपरदन कम होता है। ये सैल रवेदार और दानेदार होती है। इन सैलों में परत नहीं पाई जाती है। आग्नेय सैल में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय सैल का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। आग्नेय सैलों में सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज मिलते। सोना अगर पूछे कौन से पत्थर में पाए जाते हैं तो आप क्या बताओगे? आग्नेय पत्थर। चट्टान कह लो, पत्थर कह लो, सैल कह लो, एक ही बात हुई, ठीक है। आग्नेय सैल में देखो चट्टान, पत्थर कौन कहेगा? जो एकदम लेमैन आदमी है, जिसे पढ़ाई लिखाई से बहुत मतलब नहीं। पत्थर तो जान ही रहा है पत्थर है भाई, पत्थर। कोई चट्टान कहेगा तो थोड़ा प्राइमरी तक स्कूल गया है, मतलब चट्टान कह रहा है। जो सैल कह रहा है उसका मतलब उसने पढ़ा हुआ है, ठीक है।
अब बताओ, सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक आदि खनिज पदार्थ मिलते हैं। अब देखिए बॉक्स में क्या आप जानते हैं जो लिखा है, ये सवाल आपका बन के पूछा जा सकता है। भारत का दक्षिण का पठार अधिकतर आग्नेय शैलों से ही बना है। आग्नेय शैलें अधिकतर कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण के पठार में। दक्षिण के पठार में कौन सी शैल पाई जाती है? आग्नेय शैल। सवाल, चर्चा कीजिए कि आग्नेय शैलों में जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते? परतदार या अवसादीय शैल, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। आपने बरसात में बहते पानी को देखा होगा। पानी के साथ कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां तेजी से बहती दिखाई पड़ती हैं। जब पानी का बहना बंद हो जाता है तो नालियों, सड़कों के किनारे तथा गड्ढों में कंकड़, मिट्टी, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास आदि जमीन में जमे हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार परतदार शैलों का निर्माण अवसादों या मलबा जमा होने के कारण होता है। शैलों के छोटे छोटे कणों को पवन, बहता पानी या हिमानी, यही है ना, बहता पानी या हिमानियां अपने साथ उठाकर बहाकर ले जाती हैं और इन्हें समुद्र के तल या भूभाग पर परतों में जमा करते हैं। इन जमी परतों की मोटाई हजारों मीटर होती है। चित्र 1.3 में देखिए, आपको कई परतें दिखाई देंगी। ये देखिए परत देख लीजिए, ये अवसादी शैल की परतें हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी हैं। धरातल के 3/4 भाग में परतदार शैल पाई जाती है। 3/4, देखिए 2/3 आग्नेय शैल थी। 2/3 मतलब कि लगभग 66%, 66-67%, ठीक है। और अब ये क्या बोल रहा है? 3/4। 3/4 कितना हो जाएगा? 25%। कितना हो जाएगा? अब बचा कितना भाई? 25 ये हो गया, 67 ये हो गया, तो 7 या 8% बड़ा, 7.25% बचा। अब 7.25% जो अगला तीसरा होगा वो पाया जाएगा, ठीक है। लोयस का जमाव लोयस का जमाव वायु निर्मित परतदार चट्टान का सबसे प्रमुख उदाहरण है। हिमालय पर्वत जो भारत का पहरेदार कहलाता है। भारत का पहरेदार किसको कहते हैं? हिमालय को। किसको कहते हैं? अब जैसे सवाल पूछ लिया, भारत का पहरेदार किसको कहते हैं? ऑप्शन दिया, ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी दक्षिण का पठार, ऑप्शन डी लो भैया। तो किसका क्या उत्तर? लो भैया बताएंगे। कौन सा उत्तर मारोगे लाला? हिमालय, ठीक है। इसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। हिमालय में कौन सी कैसी चट्टानें पाई जाती हैं? परतदार चट्टानें पाई जाती हैं। बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, कोयला, खड़िया, मिट्टी आदि चट्टानें परतदार चट्टानों के उदाहरण। इसका अनुभव आप इस प्रकार अरे कीजिए देवी। बाढ़ या बरसात का पानी हटने के बाद अपने गांव, कस्बा, नगर की नदी या तालाब के किनारे को अपने अध्यापक अभिभावक के साथ जाकर देखिए और वहां पर नई मिट्टी, कड़ या पेड़ पौधे के टुकड़े अन्य पदार्थ जमे हुए दिखाई पड़ेंगे। यही धीरे धीरे परत दर परत के रूप में जमते चले जाते हैं। इसी तरह परतदार शैलों का निर्माण होता है। देखो चाक, मिट्टी, खड़िया, बलुआ पत्थर, ये ऐसे लेयर वाइज लेयर जमे हुए हैं ना। जैसे इसमें देखो ये परत दर परत ऐसे दिख रही है ना, कई सारी परतें दिख रही हैं। देखो इसमें 1 2 बहुत सारी परतें। तो ये जैसे पानी आता है तो साफ हो जाता है ना, थोड़ा साफ सफा, वो बहा ले जाता है, बहाव हो जाता है, तो उससे वो हो जाता है। अब देखो परतदार शैलों की विशेषताएं क्या है। एक परतदार शैलों की विशेषताएं। परतदार शैल का निर्माण चट्टान, पूर्ण तथा जीवावशेषों एवं वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है। अतः परतदार शैल में जीवाश्म पाए जाते हैं। अरे भाई साहब, परतदार शैलों में परतें पाई जाती हैं, परंतु ये शैल रवेदार नहीं होती। परतदार शैल प्रायः मुलायम होती है, जैसे चीका मिट्टी, पंख, परंतु कुछ चट्टानें कड़ी भी होती, जैसे बलुआ पत्थर। हाँ, बलुआ पत्थर। बीच में अगर मैं रोकूं तो वो पढ़ा करो, इससे पता चलता है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, हमारे साथ जुड़े हो कि नहीं।
परतदार चट्टानों में खनिज तेल, कोयला एवं अन्य प्रकार के बहुमूल्य खनिज पाए जाते। सोचिए अगर परतदार शैल न होते तो कोयला एवं खनिज तेल कहाँ से मिलता। क्रियाकलाप अपने आसपास के पूजा घरों और दर्शनीय इमारतों को देखिए और पता कीजिए कि उनमें किस प्रकार की शैलों का प्रयोग किया जाता है। रूपांतरित शैल। अब तीसरा आ गया। पहला हमने क्या पढ़ा, आग्नेय शैल, दूसरा अवसादीय शैल, तीसरा रूपांतरित शैल। रूपांतरित शैल को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित शैल शब्द, जैसा कि शब्द रूपांतरण से पता चलता है कि ये चट्टानें अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती हैं। परतदार शैल तथा आग्नेय शैल के दबाव, परतदार शैल तथा आग्नेय शैल में दबाव और ताप द्वारा परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित शैल का निर्माण होता है। रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान चट्टान का संगठन तथा रूप रंग बदल जाता है, परंतु चट्टान में किसी प्रकार का विघटन या वियोजन नहीं होता है। उदाहरण के लिए कच्ची मिट्टी से ईंट बनाना। पता करें कि देखो सफेद संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है। ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में। कहाँ पे है, आगरा का ताजमहल। चीनी, चीनी से बना है। अरे बेटा संगमरमर से है, टाइल से। पता करें कि आपके घरों में लगने वाली ईंट का निर्माण कैसे होता है। अब देखो कुछ चट्टानों का ये लिस्ट दिया हुआ है, जैसे मूल चट्टान से कैसे रूपांतरित चट्टान में बदलता है तो उसका नाम परिवर्तन। ग्रेनाइट बदलता है तो नीस होता है, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट होता है, चूना पत्थर संगमरमर होता है, कोयला ग्रेफाइट या हीरा हो जाता है, और सेल क्या होता है, स्लेट हो जाता है। ठीक है। विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक आगरा का ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है। कौन से संगमरमर से बना हुआ है, रूपांतरित शैल की विशेषताएं क्या है। रूपांतरित चट्टानें दाब व ताप के द्वारा, ताप व दाब के द्वारा बनती हैं। देखो हीरा भी बहुत ताप और दाब से बनता है, रूपांतरित चट्टान है। इन चट्टानों में कठोरता अधिक होती है, जिससे ये चट्टानें जल्दी नहीं टूटती। हीरे को भी हीरा ही काट पाता है। डायमंड कट्स डायमंड। हीरा काटने के लिए आरी मशीन लोहे से हीरा नहीं कट सकता है। हीरा को काटने के लिए क्या चाहिए, हीरा ही चाहिए। ये चट्टानें मूल्यवान पत्थर संगमरमर से लेकर हीरा, नीलम, मणिक जैसे रत्न प्रदान करती। नीचे चट्टानों का महत्व बताया गया है। रिक्त स्थानों में चट्टान का प्रकार लिखिए। मकान व मूर्ति बनाने के लिए बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग होता है। बलुआ पत्थर तो हम आग्नेय शैल से पाते हैं, और संगमरमर क्या कैसे पाते हैं, रूपांतरित से। लिखने के लिए चॉक, स्लेट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमने किस में पढ़ा था, आग्नेय शैल में पढ़ा था। कोयला जलाने के लिए कोयला किस में, आग्नेय शैल में पढ़ा था। आभूषण किस में पढ़ा था, हीरा। हीरा किस में पढ़ा था, अभी हमने किस में पढ़ा, रूपांतरित। कृषि के लिए चीका मिट्टी, लावा मिट्टी, लोयस। लोयस हमने किस में पढ़ा था, वो दूसरा वाला जो था, क्या नाम था उसका, लोयस, जो अवसादीय शैल परतदार वाले में। ठीक है। बलुआ पत्थर भी उसी में पढ़ा था, कोयला भी उसी में पढ़ा था। देख लो ये गलत हो गया। चलो इसको आप लोग करके दिखाओ, ढूंढ ढूंढ के लिख के दिखाओ इसी में कौन सा किसका है। ठीक है, चैप्टर तो खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। मजा आया? कितना मजा आया? इसको रुको रिटर्न करके आप लोग को भी दिखा दूं ना कैसे होगा। चलो ऐसे दिखा देता हूँ। हाय बोलो। हाय। हाय बोल दो तो कल आओगे कल। हाय। पक्का? यस सर। बाय। बाय।